लग गया है, या फिर ओमिक्रॉन ने इसकी एक और नई तरीके की डायरेक्शन देने जा रहा है, एक नई लाइफलाइन देने जा रहा है कि किस तरह की शेयर मार्केट से, और कौन से शेयर मार्केट को, मतलब जो इमर्जिंग मार्केट है उनको, या फिर जो डेवलप्ड मार्केट है उनमें ओमिक्रॉन का क्या असर होगा, और आगे जाकर किस इंडस्ट्री पर, फार्मा पे बात करें या फिर आप आईटी पे बात करें, उनको फिर से एक और नई लाइफलाइन मिलने वाली है, किस तरह का ओवरऑल सिनेरियो रहने वाला है। हमने पिछले वीक में देखा, पूरी तरह से अफरा तफरी रही। कभी शेयर मार्केट चढ़ते चढ़ते गिर जाते थे, गिरते गिरते चढ़ना शुरू कर देते थे। आज भी ऐसा हुआ, यानी जब आज हम बात कर रहे हैं, आज 11 तारीख हो गई है, 3 दिसंबर को शुरू में शेयर मार्केट ग्रीन जोन में शुरू हुआ, उसके बाद रेड जोन में चला गया, और कल भी लगभग इसी तरह का सिनेरियो था। तो शेयर मार्केट लगातार बहुत ही काफी कुछ अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान ओमिक्रॉन पर। इसलिए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, नेक्स्ट वीक में शेयर मार्केट किस तरफ जाएगा, ओमिक्रॉन उसमें कहा क्या भूमिका निभाएगा, हमारे इमर्जिंग मार्केट के रूप में हम भारत कहाँ खड़े हैं, और पूरी दुनिया हमें किस तरह से देख रही है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने डॉक्टर और फाइनेंशियल डॉक्टर और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र रूंगटा, जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं, क्रिटिकल केयर के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। आप नोएडा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आप बहुत गहरा अनुभव आपका फाइनेंस के मार्केट में। हमारे साथ हैं सुनील पचिया जी, मुंबई से जुड़ रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट शेयर मार्केट के। हमारे साथ हैं संदीप जैन जी, राजस्थान में शेयर मार्केट का और स्टॉक का एक जाना माना चेहरा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आप फाइनेंस के सबसे बड़े जानकार हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो ओमिक्रॉन है, ये क्या आपकी किसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पे एक और ग्रहण लगाने के जा रहा है क्या? देखिए जी, पहली बात तो इसका क्या असर होगा वो देखने में तब आएगा जब पता चलेगा कि ये कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरी चीज जो देखने की बात है कि आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना आया, दिसंबर 2019 के अंदर कोरोना आना शुरू हो गया था, और उसके बाद सरकार के होश उठे और नींद खुली जाके मार्च 2020 के अंदर। 2-2.5 महीने के बाद जब उनकी नींद खुली, तब तक जो है कोरोना बहुत बड़े देश में अच्छे से फैल चुका था, और उस समय भी उनके पास कोई उपाय नहीं था, सुझाव नहीं था, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसकी वजह से उन्होंने अलग अलग जो माध्यम से उनके पास ओपिनियंस आए, सरकार के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से, और जो विशेषज्ञों के माध्यम से, उन्होंने उसको लागू किया और लॉकडाउन लागू कर दिया। अब वो वाली स्टेज तो अब नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब सेकेंड वेव आया कोरोना का, उस समय तक 2-3 चीजें हो चुकी थी। पहले ये थी कि भारत सरकार को थोड़ा पता चल चुका था, विशेषज्ञों को पता चल चुका था, डॉक्टर्स को पता चल चुका था कि थोड़ा बहुत कैसे हम संभल सकते हैं। पूरी तरह तो आज भी नहीं हमें पता है कि कैसे संभल सकते हैं, ना डॉक्टर्स को पता है इस समय कि कैसे संभल सकते हैं, बट ये थोड़ा बहुत हो गया है कि हम कैसे कैसे क्या क्या कदम उठा सकते हैं, किससे बचाव हो सकता है। जहां तक इकोनॉमी की बात है, वहां पे भी जो बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन में बंद हो गया था, वो बाद में जाके संभल गए कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो मेरा चाहे छोटा व्यवसाय है या बड़ा व्यवसाय है, चाहे मैं सर्विस क्लास में हूँ या मैं बिजनेस में हूँ, मैं अपने व्यवसाय को आगे कैसे चलाऊं, उस चीज को देखने का नजरिया एक जो है लोगों के पास आ गया था, और उसको आगे बढ़ने का हुआ। जब दूसरा लॉकडाउन का फेज आया, जब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया, तो सरकार ने दूसरा एक टेस्टिंग करी, वो ये थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स में लॉकडाउन किया, जहां पे उनको लगा कि नंबर बढ़ रहे हैं, और उसको देख के उन्होंने देखा कि ये जो मॉडल है वो बेटर है, इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ेगा, और जो एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्बर्समेंट का सिस्टम खराब होता है वो भी खराब नहीं होगा। जो उससे जो सीख मिली वो ये है, और जो लोगों के अंदर एक आशा बनी, उससे ये देखने को मिला कि आगे की जो हमारा जो इंजन ऑफ ग्रोथ जिसे कहते हैं, जो रेल की पटरी पे जो रेल चल रही है उसको कहते हैं, वो डीरेल होने की तरफ से बिल्कुल भी कगार पे नहीं है। तीसरी चीज जो हमें देखने को वो मिली, मैं 1 मिनट और लूंगा, तीसरी चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज के समय में और पिछले 1.5 साल में काफी हद तक अच्छी परफॉर्म करी है एज अगेंस्ट किसी भी विश्व के देश को, और इसकी वजह से IMF ने और ADB ने सब ने 10% की ग्रोथ रेट 2022 के अंदर कहा है। जनवरी 2 से दिसंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक में काम किया हूं, आज से 20 साल पहले, मेरे को पता है वहां पे आंकड़े ऐसे नहीं है कि सरकारी महकमे ने किसी सरकार देश के कह दिया कि ये बना दो तो ये कह देंगे, अपने आंकड़ों के बेसिस पे करते हैं। जरूर वो आंकड़े सरकारों से लिए जाते हैं, मार्केट से भी ओपिनियंस लिए जाते हैं, बट
अपने एनालिसिस के बेसिस पे वो डिसीजन देते हैं। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली कि शेयर मार्केट में जो चढ़ाव आया, सिमिलरली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आया, करीबन $6.5 बिलियन से $7 बिलियन हर महीने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया, जबकि विश्व के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, कोरोना था, लॉकडाउन था, लोगों का फिस्कल स्पेंडिंग कर रही थी सरकारें, पैसा पैदा कर करके पैसा बेच रही थी। अमेरिका ने तो अपने बजट से 2.5 गुना जो इनका जीडीपी ग्रोथ होती है 2.5 गुना के करीब उन्होंने किया। उसके बाद भी फिस्कल स्पेंडिंग इतनी ज्यादा है कि अगले 10 साल तक उसको रिकवर नहीं कर सकते, उनको डर लगा हुआ है इस समय कि क्या करें। वो सिचुएशन हिंदुस्तान में नहीं, और फिर भी निवेश हिंदुस्तान में आया। कोई भी निवेश अगर कोई निवेश कर रहा है तो ये देखते ही करता है कि यहाँ पे मेरा पैसा मरेगा तो नहीं, आगे जिंदा तो रहेगा। तो ये चीज देखने को मिली। शेयर मार्केट में जो लोग नहीं भी थे, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टर्स है, और मेरे मित्र हैं यहाँ पे मार्केट से, वो ज्यादा बताएं, पर वो लोग इंक्रीज किए ट्रेमेंडसली। छोटे सा बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, सब लोग आए। क्यों? खाली बैठे थे, उन्होंने को कुछ करना था, थोड़ा बहुत पैसा था सेविंग्स के तौर पे, उन्होंने कहा ये करे, और काफी हद तक हमारा ग्रोथ देखने को मिला, जो बहुत तेजी से ग्रो किया। ये हिंदुस्तान में भी और कुछ और देशों में भी देखा गया, पर हिंदुस्तान में कि जो इसका ग्रोथ रेट था वो सबसे ज्यादा देखा गया। जीएसटी कलेक्शन देखा जाए, जो एक मापदंड हमेशा देखा जाता है कि किस तरीके 1.5 लाख करोड़ पिछले महीने कलेक्ट हुआ। ओमिक्रॉन की न्यूज 2 महीने पहले आ गई थी मार्केट में, इसके असेसमेंट के बाद ही हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब सरकार का जो कोष है वो भी बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय करीबन $650 बिलियन है, जो एक आज से जब 1990 की बात करें, जब मनमोहन सिंह ने ओपन किया था इकोनॉमी को, उस समय सिर्फ 3 वीक के इंपोर्ट्स के बराबर था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज हमारे पास जो है $650 बिलियन है। यूके जैसी इकोनॉमी के पास 100-150 बिलियन है, जबकि वो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उस यूके की और इंडिया की ऑलमोस्ट बराबर है आज की दर पे। तो उसके बाद भी आप देखिए कितना बफर है हमारे पास, कि अगर कल को जरूरत पड़े तो सरकार इस पैसे को, बिकॉज जैसे हम फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, सेविंग करते हैं, इसी तरीके से सरकार की एक तरीके से सेविंग है, हिंदुस्तान की सेविंग है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी शॉक में कभी भी। वो भी चीज है हमारे पास। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है। और एक आम आदमी भी आज की तरफ पे सावधान है, बिकॉज इस समय कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें या तो किसी को कोविड नहीं हुआ, या किसी को मृत्यु नहीं हुई कोविड की वजह से, और या किसी और कारण से हुई पर कोविड का साइड इफेक्ट देखने को मिला। तो इसलिए ये चीज लोगों के मन में बैठी हुई है, और वो ध्यान से आगे चलेंगे। और सरकार भी इस समय चेतावनी में है, अपने काम कोशिश कर रही है। अमन जी, आपकी बात का लबोलवाब है कि हम पूरी तरह से ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए अब तैयार हैं, फाइनेंशियली भी, और सबसे ज्यादा कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा इक्विप्ड हैं। तो इसका माना जाए कि फिर शेयर मार्केट को डर नहीं लगना चाहिए ओमिक्रॉन से? नहीं, मेरा कहना यह है कि हमारा कवच तैयार है, हम लोग अंदर से तैयार हैं। कल को क्या होगा वो एनवायरनमेंट ही बताएगा, क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। पर जो बेसिक तैयारी, जैसे हम कहते हैं कि कोई मेहमान आ रहा है तो हमें तैयारी करनी है, तो इस ओमिक्रॉन वाले मेहमान को भी, क्योंकि मेरे काफी सारे डॉक्टर दोस्त हैं जिनको एक पद्मश्री भी मिला पिछले साल, डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, को कहते हैं गुरु कोरोना। तो ये जो गुरु कोरोना, इसने इतना अच्छा सिखाया है हमें कि हम जो है मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से काफी अच्छे तैयार है। कल को क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, जब वो फैलेगा या सरकार बताएगी कितना इसका आचरण हो चुका है, तब हमें पता चलेगा क्या होना है। बट आज की स्थिति के हिसाब से हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, आगे सिचुएशन ही बताएगी। डॉक्टर रूंगटा, ओमिक्रॉन को प्रोफेसर अमन ने गुरु बोल दिया है। इन गुरुजी की बात करें तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं पूरी दुनिया में? क्या भारत इनको संभाल पाएगा? देखिए स्वतंत्र जी, मैंने डॉक्टर अमन अग्रवाल को बहुत अच्छे से सुना। मेरे कुछ उनसे मतभेद भी हैं, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट की जो दशा और दिशा दोनों सबके सामने रखी है, वो बहुत एनकरेजिंग है और पॉजिटिव है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पता नहीं डॉक्टर अग्रवाल क्या कहना चाहते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले मार्च की जब बात आई तो सरकार सो नहीं रही थी। मुझे याद है सबसे पहला प्रोग्राम 25 फरवरी 2021 में हुआ, 20 में हुआ था, सरकार के साथ हमारा इंटरेक्शन कोविड को लेके। इटली के अंदर जो घमासान मचा था वो 18 फरवरी को एट पीक था,
जिसमें 12 लाशें अंदर थी, 12 लाशें बाहर थी आईसीयू के। सबके होशो हवास उड़े हुए थे। डेट में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है। हम मेरे बहुत क्लोज मित्र डॉक्टर किरोनो खुद इन्वॉल्व थे उन केसेस के अंदर। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आए हुए थे इंडिया, इसलिए उस चीज को बहुत ज्यादा उछाला नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे जो बड़ी मुश्किल थी वो नॉइस थी। नॉइस के अंदर सब कुछ डूब गया था और उस नॉइस के अंदर सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि लॉकडाउन कर दो, दवा नहीं है कोई और कोई तरीका नहीं है इस बीमारी को रोकने का, थामने का इलाज नहीं है, लॉकडाउन कर दो। We are all lucky that we have a very, very strong government in the center with a very stout leadership. और उन्होंने बहुत संजीदगी से एक लॉकडाउन लागू कर दिया जिसके कारण हिंदुस्तान की जनता बच गई। हम देख रहे हैं अभी सारी दुनिया में क्या हालात हैं। अमेरिका में कल 2000 लोग मरे, आज करीब 2500 लोग मरे। रसिया के अंदर कितने मर रहे हैं, चाइना के अंदर कितने मर रहे हैं। कल मेरी जर्मनी में बात हो रही थी तो वहां से पता चला कि वहां तो हालत बहुत ही खराब है। वहां से लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आवर कंट्री इज वेरी वेल प्लेस्ड। अब मैं ओमिक्रॉन में आता हूं। ओमिक्रॉन इज जस्ट अनदर इन्फ्लुएंजा। ये पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है कि कोई म्यूटेंट अपीयर हुआ है, आया है और चला जाएगा और लोग इसको भूल जाएंगे। इसका इतना हल्ला क्यों हुआ है ये मेडिकल प्रोफेशन के समझ में ही नहीं आ रहा है। न तो इससे कोई डेथ हुई है, ना हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, वो कोई अब नॉर्मल नहीं है। इसका एस प्रोटीन जो मेन स्ट्रक्चर है जिससे इसका शरीर बनता है इस वायरस का, वो दैट प्रोटीन इज क्वाइट अमेनेबल टू वेरी फ्रिक्वेंट एंड स्मॉल चेंजेस। अब जो साइंस है इसकी, ना तो इसके वैक्सीनेशन के ऊपर इसका असर है, उसका वैक्सीनेशन से भी प्रोटेक्शन है इसको, ना सीवियर डिजीज हुई है, ना हॉस्पिटलाइजेशन हुए है, ना डेथ हुई है। फिर किस बात का हल्ला है? इससे ज्यादा अमेरिका में इन्फ्लुएंजा से लोग मरे हैं। डॉक्टर धीरज है, ये बताएंगे। अब इसलिए ये इतना हल्ला, इतना लॉकडाउन, इतना ट्रेवल बैन, इतना इकोनॉमी पे असर लोगों को दिख रहा है, ये मुझे एटलीस्ट बहुत अबनॉर्मल लग रहा है। और हमें क्यों, मैं फिर कह रहा हूं, ना ये पहली बार है ना आखिरी बार है। इसके म्यूटेशन आएंगे और आएंगे, थोड़े और तेज आ सकते हैं, हल्के तो आते ही रहे जिसको लोगों ने इग्नोर किया है। हिंदुस्तान में इम्यूनाइजेशन इतना तेजी से हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है, that is the example for the world। दुनिया समझ गई है कि हिंदुस्तान क्या है। इतना वैक्सीनेशन, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन होना, कल भी 80 लाख हुए, परसों भी 80 लाख हुए। बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी 80 लाख पॉपुलेशन ही नहीं है। इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? 80 और 90 लाख के बीच में। तो देखिए कि जिस कंट्री में इतनी फर्मनेस हो, इतना डेडिकेशन हो, इतना कमिटमेंट हो, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। एज ए डॉक्टर एंड with whatever I have heard, knowing the theme of your program today, मेरा कहना बहुत स्ट्रांगली है कि किसी को भी इस वायरस के, इस म्यूटेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे, सोशल एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसका किसी भी तरीके से। लेकिन जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो पहले भी एप्लीकेबल था, अब भी एप्लीकेबल है। और जब तक ये पूरी तरह चला नहीं जाता कोविड, तब भी एप्लीकेबल रहेगा। एंड माय फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू, this is COVID. Tomorrow we may have a brother or sister of COVID invading the humanity. So यदि हम लोग ऐसे ही घबराते रहेंगे, भागते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, नी जर्क रिएक्शन आता रहेगा, we will not be fair to the humanity, our countrymen. हमारा मिडिल क्लास हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है।
ऊपर से भी इसके ऊपर प्रेशर आता है, नीचे से भी इसके ऊपर स्ट्रेस आते हैं। तो हमें सबका ख्याल रख के इस चीज को, और ये जो नॉइज होता है, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, इस नॉइज को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, र्यूमर मॉन्गरिंग को बहुत जरूरत है। और जो सरकार की एडवाइस आती है, प्रोफेशनल बॉडीज की एडवाइस आती है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार। हेल्थ के टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक भिन्न हिस्सा बन गया है। आई कांग्रेचुलेट राजस्थान पत्रिका फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू। परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहाँ सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहाँ आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह होती है। तो आज से आप भी पत्रिका के परिवार अंक का सदस्य बनिए। बुजुर्ग लोगों के बारे में या किस तरीके से वो नई तकनीक, जो मैंने संस्करण अभी पढ़ा, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अपना कॉलम हम खुद भी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मुझे यह भी चीज बहुत अच्छी लगी कि हम सभी महिलाएं उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू परिवार क्लब मैगजीन के माध्यम से हमें पत्रिका के द्वारा बहुत रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। न्यूज़पेपर का वो सेगमेंट परिवार, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनिंग सेगमेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी है। वॉइस, इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, ये जो पेज है ये बेहद पसंद आता है, क्योंकि मैं इसमें कई चीजों को सीख पाता हूँ और कई जिंदगियों को देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। परिवार मुझे मेरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका देता है, बिकॉज परिवार की एक खासियत है, उसमें सारी एज ग्रुप के लिए सब कुछ मटेरियल मिलता है। तो थैंक यू राजस्थान पत्रिका हमें परिवार प्रोवाइड करने के। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है रीड करने के लिए, इवन मेल्स के लिए। तो ये मैगजीन ऐसी है जहां आप सपरिवार बैठ के इसको रीड कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार पढ़ते रहिए पत्रिका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज पॉल जुड़ चुके हैं अमेरिका से। डॉक्टर धीरज, आपका स्वागत है। डॉक्टर धीरज, डॉक्टर रूंगटा का कहना है कि इस वायरस में कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी संक्रमण है जो कि बहुत तेज है और वो कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि संक्रमण अपने आप में मतलब नंबर ऑफ केसेस, जैसे अमेरिका में 1 लाख केसेस जहां तक मैं जानता हूं अभी आ रहे हैं, रोज के रोज आ रहे हैं, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है कि 1 लाख केस आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए ओमिक्रॉन के कारण 2 लाख हो जाते हैं, 3 लाख हो जाते हैं, भारत में भी अगर ये नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या ये अपने आप में बहुत बुरी खबर नहीं होगी? क्या हो सकता है वो बहुत गंभीर ना हो तो भी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं एक्चुअली सबसे पहले तो डॉक्टर रूंगटा की बात को सेकंड करता हूं। देखिए, स्ट्रेस से आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ खास आप फायदा कर नहीं सकते। स्ट्रेस से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है, कॉर्टिजोल और अदर, जिससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो पहले तो स्ट्रेस का कोई आप मतलब यू कैन नॉट हेल्प। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर अलग से बात की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सफर मिडिल क्लास ने इसमें बहुत ज्यादा किया है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो अटैच्ड हैं। आज का आपका टॉपिक, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमने कन्वर्सेशन की थी तो वी स्पोक इन डिटेल, मुझे लग रहा था हेल्थ एंड फाइनेंस पे है, पर आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करते हुए थोड़ा सा, क्योंकि मैं वॉल स्ट्रीट से जुड़ा हूँ और सुबह से वही इसी काम में इन्वॉल्व है, आई विल टॉक अबाउट दैट लिटिल मोर।
लेकिन कुछ चीजें देखिए, 5 चीजें हैं और लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी। सबसे इंपॉर्टेंट 6 चीजें अगर आप ले लीजिए कि कितनी तेजी से वायरस फैलता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वायरस एसिम्टोमेटिक डिजीज एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, और सिम्टोमेटिक है तो कितना सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, आईसीयू मोर्टेलिटी। ये जो मैंने जो सेकंड पॉइंट बताया, इसका डाटा भी नॉन कंक्लूसिव है। नंबर 3, क्या हमारी करंट दवाइयां उस पर चलेंगी। अभी जो कल हमारे पास डाटा आया है वो दिखा रहा है जो सिंथेटिक एंटीबॉडी कॉकटेल, जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड हमने दी थी, जब अगर आपको 3 या 5 दिन विद इन कोविड इन्फेक्शन आप लें तो बहुत अच्छे उसके 95% एफिकेसी थी, शायद उसकी एफिकेसी कम है। और चौथी चीज, क्या ये आरटीपीसीआर इसको पिक कर सकता है। अभी तक हमें ये दिख रहा है जैसे डेल्टा को पिक किया जाता है वैसे ही इसको भी पिक करता है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी ड्रॉप, यूएस के जो 8 केसेस आज हमारे पास हैं उसमें हल्की सी सेंसिटिविटी ड्रॉप है, पर अगेन आप फाइनेंस से जुड़े हैं, आप समझते हैं इट्स अ नंबर गेम, एन इज वेरी वेरी स्मॉल। जब हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स का डाटा आएगा तब हम रियल इस पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चौथी चीज, क्या इसकी वजह से अगर इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा, क्या नए वेरिएंट्स बन सकते हैं। अगर डिजीज नहीं कर रहा लेकिन इन्फेक्शन फैला रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या नए वेरिएंट्स बन सकते हैं। यस, दैट इज द रियल रिस्क। और छठी चीज जिससे हम लोग सब परेशान हैं, जो आप मार्केट्स में देख रहे हैं, वो स्पाइक प्रोटीन, जो डॉक्टर साहब ने अभी बात करी। देखिए, ये समझना जरूरी है, मुझे लगता है आपके चैनल पे डॉक्टर्स के अलावा और भी लोग शायद सुनते होंगे। लेमैन के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, वैक्सीन होता क्या है। सपोज मुझे आपको आइडेंटिफाई करना है और मेरे घर में 1000 लोग एक साथ घुस रहे हैं और मैं आपको पहचानता नहीं, तो आपके चेहरे की तस्वीर मैंने ले ली और वो मैंने घर में सबको दिखा दिया, ये भाई साहब आए तो इनको लग्जरी स्वीट दे दीजिए होटल के रिसेप्शन पे। आप आ रहे हैं लेकिन आपने अपने चेहरे पे आधा नकाब डाल लिया, वो डेल्टा था। अब ये जो आ रहा है ये तकरीबन 60 to 70% चेंज है। देखिए, स्पाइक प्रोटीन के अंदर 32 म्यूटेशन हो चुकी हैं, जो इसके अंदर है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के अंदर 10 है। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा बिकॉज दिस इज नॉट अ मेडिकल, लेकिन फिर भी E484A म्यूटेशन जो स्पाइक प्रोटीन पे है, वो एंटीबॉडीज को लेस रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं इसके खिलाफ। नंबर 2, N501Y, वो इसकी ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। और ऐसे 6 और म्यूटेशन है जो आई डोंट थिंक आई शुड टॉक हियर, लेकिन बहुत टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन उस वजह से यहाँ पे वेस्ट में हमारा एक सबसेट ऑफ आबादी, तकरीबन 50 मिलियन के करीब लोग हैं जो वैक्सीन लेने को बिल्कुल रिफ्यूज कर रहे हैं। उन्हें $500,000 डिपेंडिंग ऑन किस स्टेट में आप जाएं, देने को हम लोग तैयार हैं। हर हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस में मैं पर्सनली जाता हूं न्यूयॉर्क स्टेट की तरफ से, जिसपे हमें अवेयरनेस फैलानी होती है। टर्नओवर रेट शायद 10% होगा इतना एफर्ट देने के बाद। तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो नॉन वैक्सीनेटेड है। और अमेरिका की देखिए, इंडिया में 60% आबादी 35 साल से कम है। अमेरिका के अंदर जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जीरियाट्रिशियन भी हूँ, बहुत बड़ी है। बहुत कोमॉर्बिड कंडीशंस यहाँ पे हैं। और ऐसे लोग जिनको स्पाइक प्रोटीन बेस्ड mRNA वैक्सीन मिली हुई है, जिन्होंने कभी वायरस को देखा नहीं है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो लोगों के अंदर अगर ये वायरस आया तो वो वैक्सीन को एस्केप कर सकता है, अगर आपने वैक्सीन भी ले रखी है स्पाइक प्रोटीन। इसीलिए आप इतना ओवर हाइप रिस्पॉन्स, मैंने 2 दिन भी आपको बोला था, वॉल स्ट्रीट पे सेलिंग शुरू हो चुकी है। हमारे खुद के, जो मैं एडवाइजरी का काम करता हूँ, बायोटेक के ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं विच शुड बी $25, अभी $7 के बिक रहे हैं। आई एम गेटिंग डिस्ट्रेस कॉल्स इन 3 ऑफ माय फोन्स। तो इट्स इलॉजिकल जो हो रहा है अभी। शायद फाइनेंस के इधर कोई बैठे हैं, वो समझ पाएंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। और कल डिप आया था, अभी दोबारा सुबह मॉर्निंग में डिप आया। आप देखेंगे मैसिव बाइंग इंस्टीट्यूशनल शुरू हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स टोटली इरैशनल। एक पैनिक स्प्रेड किया जा रहा है और इससे किसी का फायदा होगा नहीं। नंबर 2, जो हमारी, अब हम कर क्या सकते हैं एज अ लेमैन, आप ना तो वैक्सीन डेवलप करेंगे, आप सबसे पहले वैक्सीन लगाइए। और अगर आप बूस्टर को एलिजिबल हैं, आप बूस्टर भी लगाइए। अमेरिका में तकरीबन 40 मिलियन लोगों को बूस्टर मिल चुका है। 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बूस्टर एलिजिबल हैं, लेकिन उनको फॉर सम रीजन दे आर नॉट गेटिंग इट, और हम इस डाटा को ट्रैक कर रहे हैं। तो आप वैक्सीन लगाइए, बूस्टर लगाइए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए जिससे आप प्रोटेक्ट होंगे। और स्ट्रेस प्लीज मत करिए, अच्छी स्लीप लीजिए, रेस्ट करिए, प्राणायाम करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो आप इससे, आपका इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा तभी वैक्सीन काम करेगी। स्ट्रेस सबसे ज्यादा अमेरिका से ही फैलता है लोगों में। देखिए, मैं तो देखिए मैं 16 आवर्स काम करता हूं, तो मैं स्ट्रेस समझ रहा हूं आप क्या बता रहे हैं। मेरा वॉल स्ट्रीट पे भी काम है और क्लिनिकल भी है और रिसर्च में भी काम है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्टिक्स होते हैं जो हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप लोग जानते हैं लेकिन भारत के लोग नहीं जानते। आप लोग स्ट्रेस दे देते हैं
आप नहीं लोग नहीं, मैनेज मुझे कर लेते हैं, भारत को लोग मैनेज नहीं कर मुझे पाते। लगता है भारत में सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है और वहीं से आया है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर अमेरिका में अभी 1 लाख केस आ रहे हैं, मान लीजिए 1.5 लाख हो जाते हैं, ओमिक्रॉन बढ़ जाता है 1,31,000, 131,000। वो बिल्कुल चलिए, आपने मुझे करेक्ट किया और मतलब बेटर के लिए करेक्ट किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इतना केस आ रहे हैं तो फिर चिंता की बात क्यों नहीं होना चाहिए? इसको क्यों मार्केट को डरना क्यों नहीं चाहिए? देखिए अब मैं टेक्निकल पे आ जाता हूँ। देखिए मार्केट्स हमारी फ्यूचर देख रही है, फ्यूचर, और हम लोग जो एनालिटिक वर्ल्ड में हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हम लोग डाटा भी देखते हैं, तो कुछ हमारे इश्यूज होते हैं प्राइवेसी के, हम लोग नहीं बात कर सकते। अभी तक जो प्रिलिमिनरी डाटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन व्हेन यू कंपेयर टू डेल्टा, शायद सिवियरिटी इफ इट इज नॉट इक्वल मे बी स्लाइटली लेस, लेकिन नंबर्स बहुत छोटे हैं और यंग लोगों का डाटा है, तो हम इसीलिए इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो डेंजर इश्यू है, अगर आप साउथ अफ्रीका के डेली केसेस का ट्रायल देखिए तो 3 दिन, आई थिंक व्हेन आई स्पोक टू यू तब 4,500 थे, कल 11,500 थे, आज 14,000 के करीब एवरीडे न्यू केसेस आ रहे हैं। तो नंबर्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन हमको फैक्ट और नंबर्स इसको सेपरेट करना है एज ए एनालिस्ट। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप समझेंगे दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम टू बाय इन द मार्केट गुड कंपनीज विच आर एट अ ह्यूज सेल। वो स्माइल कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और बायोटेक सेक्टर की जो कंपनीज मैं जिनके साथ अटैच्ड हूं, जो जेनेटिक री इंजीनियरिंग करती हैं, देखिए आप सब यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि सर कुछ और इंतजार करना चाहिए, मुझे लग रहा है कुछ और इंतजार करना चाहिए, अभी और गिरेगा। I think unless you are sitting and manipulating the market, nobody knows the bottom. You cannot wait for the bottom. This is an excellent entry point. हमारे खुद के recommendation biotech sectors में आ चुके हैं, क्योंकि मैं EV market से जुड़ा हूं because of global warming. I'm not officially authorized to speak on EV, but some of the EV companies, if you do your research on charging stations and EV companies, it's mind-boggling what prices you can get them at. Unbelievable. I myself invested 50,000 yesterday. So I'm telling you, it's unbelievable prices. I'm talking about New York Stock Exchange. Sorry, not I don't know much about Indian stock. New York Stock Exchange. तो धीरज जी आप ये कह रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन है वो धीरज जी और रूंगटा जी भी सब मिला के कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन कोई खतरनाक नहीं है और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सेपरेट करिए। ओमिक्रॉन इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न विच इज अ रेड अलर्ट फॉर एवरीबॉडी, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन भारत के ओके ग्लोबली हम लोग वे मोर प्रिपेयर्ड हैं कोविड के बारे में। हमारे रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेटेड है, हमारे पास एप्स हैं, हमें पता है हम क्या डील कर सकते हैं, दवाइयां हमारे पास ज्यादा हैं, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी आबादी को लग चुका है और पूरा वायरस एक बहुत बड़ी आबादी को ग्लोबली एक्सपोज्ड है, और इंडिया में तो और भी ज्यादा। सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा लोग फुल वायरस से एक्सपोज्ड हैं, और भारत की इंडिजिनस वैक्सीन शायद फाइनेंस के उधर बैठे हैं वो समझ पाएंगे, कोवैक्सीन, उसको आई थिंक फाइनेंशियली मैनिपुलेट किया गया ताकि WHO से अप्रूवल ना मिले। यहाँ की एक कंपनी है ऑक्यूजन जो आई ड्रॉप्स बनाती है, उनका कोरिलेटरल उनके साथ एग्रीमेंट था। 30 सेंट्स का स्टॉक, पेनी स्टॉक $18 तक पहुंच गया विद इन 3 मंथ्स। आई इन्वेस्टेड एट 50 सेंट्स, सो वी आर ओके। अभी वो पुल बैक पे $6 पे है, लेकिन जिस दिन FDA उसे अप्रूव करेगी, स्काई विल बी द लिमिट, कोट माई वर्ड्स। क्योंकि कोवैक्सीन डेड वायरस एक्सपोज करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को वायरस के बहुत सारे पार्टिकल समझ आते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। अगर एक पार्टिकल आप देंगे जो स्पाइक प्रोटीन है, अगर वो चेंज भी हो गया तो भी एफिकेसी रहती है। इसलिए इम्यून एस्केप कोवैक्सीन में I almost confidently want to say, although I don't have clear-cut data, that it will be way lower than mRNA-based platforms. बिल्कुल, तो फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के पहले हमने मुख्य रूप से अर्थशास्त्रियों और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनकी बात सुनी और ओमिक्रॉन और अर्थव्यवस्था की ग्राउंड हालत के बारे में बात की। अब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि बाजार इन सारे संकेतों को किस तरह से देख रहा है। हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पोस्ट कोविड परेशानी में रामबाण है घरेलू खानपान, जानिए कैसे। पोस्ट कोविड के बाद मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शरीर के सभी अंगों और इंद्रियों पर इसका असर नजर आता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम से उबरने के लिए प्राणायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, हर्बल
थेरेपी और घरेलू खानपान लाभदायक है। कोविड से कुछ लोगों में दिमागी, मानसिक एवं भावनात्मक क्षमता पर भी गहरा असर पड़ता है। पोस्ट कोविड से जुड़ी समस्या होने पर आहार बनाने का तरीका बदलें। अगर दलिया बना रहे हैं तो मौसमी सब्जियां जरूर डालें। पालक को लोहे की कढ़ाई में बनाएं। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का ध्यान जरूर रखें। ध्यान रहे कि खट्टे और मीठे फलों का एक साथ सेवन ना करें और ना ही सब्जी और फल एक साथ लें। ये नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप वेंटिलेटर से उठे हैं, साथ ही ऑक्सीजन लेवल सही है, तो दिन में लहसुन की 4 से 6 कली, 3 से 5 ग्राम अदरक, ताजा हल्दी 20 ग्राम दूध में उबालकर या हल्दी का जूस भी ले सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। सनबाथ लेते हुए प्राणायाम और योग करने से विटामिन डी पर्याप्त रूप में मिलता है, जो सेहत के लिए लाभदायक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट इन सारे संकेतों को किस तरह से देख रहा है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक है, ओमिक्रॉन खतरे की बात नहीं है, तो फिर चिंता शेयर मार्केट में किस तरह की है? अमन जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में बताएं जी, संक्षेप में। बिल्कुल, आधा सेकंड लूंगा। जब मैंने इंटरव्यू देने शुरू किए जनवरी 2020 में, मैंने काफी सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, चेयरमैन से, डॉक्टर से बात करी। उन्होंने कहा कोरोना जो है पिछले 2000 साल से है विश्व के अंदर। तो मेरे को ये समझ आ गया कि अगर 2000 साल से है तो अगले 2000 साल तक रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये है कि हम अपने आप को किस तरीके से इससे बचा सकते हैं, उसके वेरिएंट से बचा सकते हैं, उसके लिए तैयारी करनी एक मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से और फाइनेंशियल तरीके से इंसान को भी है और देशों को भी है। और ये एक चीज करनी बहुत जरूरी है, और जो सरकार ने हिंदुस्तान में जरूर सीखी, जैसे कहा गया मार्च में। आपका कहना है कि फार्मा के शेयर चलने वाले हैं? नहीं, देखिए, सिर्फ फार्मा के नहीं, फार्मा तो देखिए फार्मा पहले भी चल रहा था, बट क्योंकि कोई ऐसी मेजर बीमारी आ नहीं रही थी तो उछाल नहीं देखने को मिला। इस समय फार्मा भी चल रहा है, ईवी जैसे कहा, एनवायरमेंट वाले भी चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चल रहे हैं शेयर बहुत तेजी से, क्योंकि लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें इनको प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। ऑटोमोबाइल वापस चढ़ने लग गया है, बिकॉज ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ गई वापस, क्योंकि हिंदुस्तान में लाइफ गाड़ी की कर दी 15 से 20 साल, तो नेचुरली वो लाइफ बढ़ने लग। ये एक नॉर्मल ट्रेंड्स हैं जो एक हर्ड मूवमेंट की तरीके से आते हैं और एकदम से जो चाल आते हैं। ये बाकी जो शेयर मार्केट के मेरे कॉलीग हैं वो ज्यादा अच्छे से रहेंगे, बिकॉज मैं डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। बट हाँ, जहां तक ये ट्रेड की बात है, ये सेक्टर्स की बात है, ये प्रोग्रेसिव सेक्टर्स पहले भी रहे हैं और अभी भी आगे रहेंगे। I just want to add one thing. एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। I'm very happy finally I'm sitting with analysts here, क्योंकि मैं believe it or not, February onwards I was trying to reach media in India, and finally I got access in April. I was seeing this clear cut drops, and it was an amazing buying point. और मैं फिर repeat कर रहा हूँ, उसके बाद जो आपने March 2020 में buying point दिया था, today is the best time. जी, इसका मतलब है कि टुडे द बॉटम, डॉक्टर का कहना है टुडे द बॉटम। You have to be God to know the bottom or top. Only God can tell you. Or the liar. संदीप जी, आप लोग क्यों घबराए हुए हैं? कोई घबरा नहीं रहा है। हमारे ना तो अर्थव्यवस्था वाले घबरा रहे हैं, ना डॉक्टर घबरा रहे हैं। आप लोग क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? तो जरा में जो है ना छींक आती है और आप जो है ना नीचे 1500 डाउन, 1500 ऊपर। देखिए, घबराना तो हम लोग तो नहीं घबरा रहे हैं। वेरी फ्रेंकली, एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट एंड टेक्निकली भी लेवल्स को ट्रैक करते हैं। और आज तो मुझे सबसे बढ़िया बात जो लग रही है, जो पैनल है वो गजब का पैनल है। रुंगटा साहब को सुना, डॉक्टर रुंगटा साहब को, डॉक्टर कॉल को, इट वाज अमेजिंग टू लिसन टू हिम आल्सो, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज इन लोगों को सुनकर जो एक पैनिक, इनफैक्ट मैं बार बार जब भी और भी मीडिया पे और भी चैनल्स पे आते हैं तो हरदम यही कर रहा था कि ये ओवर रिएक्शन है, मार्केट इज ओवर रिएक्टिंग, एंड पर्टिकुलरली FPIs थोड़े से ओवर रिएक्ट करे, और मे बी बिकॉज इट्स देयर प्रॉफिट बुकिंग टाइम आल्सो, लोग प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं। बट टेक्निकली एक ऐसा लेवल आ गया है जो कि ऊपर के लेवल से अब 8-10% करेक्ट करके ऐसे लेवल्स पे आ गए हैं। और देखिए, मार्केट्स को कई बार बहाने भी चाहिए होते हैं, और ये एक बहाना ओमिक्रॉन वाला मिल गया। बट अगेन, जब सेकेंड वेव जैसे खराब माहौल में, जब मैं बोलता हूँ कि ऐसा
डेंजरस ह्यूमन क्राइसिस इंडिया ने तो देखा नहीं था, और तभी भी मार्केट्स अच्छे से चल रहे थे। और लास्ट टाइम भी अगर आप देखो तो मैं बहुत एक्चुअली आई रियली एग्री कि बहुत अच्छा एक इंसाइट दोनों डॉक्टर्स ने हमें दिया है, और प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर दिया है। सो इट्स वेरी वेरी, मेरा इनफैक्ट आज बहुत बड़ी एनालिसिस पर्सनली मैं बोलूं कि यहाँ पे शो में बैठ के हो रही है, एंड आई गॉट अ वेरी गुड इंसाइट ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड दे हैव एक्चुअली रिकन्फर्म, एंड मेरी जो कॉन्फिडेंस है उसको और बूस्ट अप कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में एक अच्छी बाइंग टाइम है। एब्सोल्युटली 5-7% हो सकते हैं, बट अपर साइड इज ह्यूज। एंड जिस तरीके से लिक्विडिटी इंडिया में है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये सब बहुत बढ़िया है। देखिए मार्केट्स रिएक्ट करता है क्योंकि मार्केट में कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन अभी तक पिछले कुछ महीनों से या पिछले अगर 18 महीने देखे तो नहीं आए थे, बट अब ये एक रिएक्शन आया है, और ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे आप एंट्री लेने की कोशिश करें, और अगर पूरा हिम्मत नहीं भी कर पाए तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, जैसा कि डॉक्टर कॉल ने कहा कि गॉड कैन ओनली नो, एकदम मैं उसके साथ सहमत हूं उनके साथ। और उस स्टेटमेंट के साथ मैं एक चीज और लगाऊंगा कि गॉड एंड लायर्स दो ही जने मार्केट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज, जो हमारे बस में है, हमारे बस में यही है कि हमें राइटली इन्वेस्ट करें, अनवांटेड मनी को करें, अनलिवरेज पोजीशन रखें, और अननेसेसरली लिवरेजिंग मार्केट्स में ले पैसा बनेगा, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। और आज बहुत बढ़िया चीज भी बता रहे हैं कि बायोटेक वाले स्टॉक्स और जो फार्मा स्टॉक्स है वहां पे भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज और देखने को मिलेगी। तो हमें तो आज बैठे बैठे वॉल स्ट्रीट का भी पर्सपेक्टिव मिला, हमें आज इंडियन मेडिकल रिएक्शन मिला एंड इकोनॉमी का। जैन साहब एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा, मे बी यू कैन आंसर। इट्स अ पैराडॉक्स टू मी। I go on CNBC Awaaz many times, Zee Business many times. Every single time I've asked them, connect me to a panel of people like you, because I know biotech inside out, but like a back of my hand here in New York. So, mutual exchange and this will benefit. But wo connect, wires don't connect there. I don't know what's the issue. Because जो हमारा analytics work होता है physicians का ground पे Wall Street, there it's huge respected over like a masters in art जो यहाँ पे हमारे एनालिस्ट बैठे होते हैं वॉल स्ट्रीट पे। तो इट्स वेरी मच अप्रिशिएटेड हियर फाइनेंशियली एज वेल एज अदर वेज, बट इन इंडिया आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट येट। आई विल सर्टेनली पास ऑन योर मैसेज एंड आई रियली एम इम्प्रेस्ड जिस तरीके से हम लोग डिस्कशंस आज किए हैं, डॉक्टर रुंगटा ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, कौल साहब आपने जबरदस्त, इनफैक्ट एक यूएस का बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया। तो यस, विल बी इन टच। संदीप जी, मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अभी तो जो इमर्जिंग मार्केट है, इंडोनेशिया वगैरह है, वहां पे बाइंग होगी अभी, मतलब वहां पे आप वहां पे इन्वेस्टमेंट जाएगा, बाइंग नहीं इन्वेस्टमेंट जाएगा। इंडिया को अभी, इंडिया में तो सेल ही होगी अभी, क्या कहेंगे आप? इंडिया में सेल का बगी और टाइम है? नहीं, देखिए इंडिया में इस बार एक चीज बहुत बढ़िया है कि एफपीआईज का जो पावर था वो इस बार पावर कम हुआ है, क्योंकि जब आप 10,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का आने लगा है, जो कि अब ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन होता है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हर महीना डाल रहा है, और जो एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज का जो पैसा था जो दूसरे एसेट क्लासेस में जाता था, वो पैसा भी इंडियन मार्केट्स में आने लगा है। तो आई थिंक देखिए वो बहुत ज्यादा, अगर वो लोग स्टेटमेंट देते भी है, हो सकता है कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना लुक्स चीपर, हांगकांग चीप है, हो सकता है इंडोनेशिया, कुछ हद तक इंडोनेशिया काफी अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया के सामने, बट स्टिल आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया। एंड जिस तरीके से जीएसटी के नंबर्स या पीएमआई का डेटा और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, सो आई थिंक वी शुडंट बी डिस्करेज्ड बाय ऑल दीस स्टेटमेंट्स, एंड हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए इंडियन मार्केट्स में। आई एम क्वाइट बुलिश इन द लॉन्ग रन। सुरेंद्र जी, दो चीज मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहली चीज, जो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, वो और अमेरिका की स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अंतर है। पहली चीज ये है, जबकि हमारी हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट 100 साल से ऊपर है, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक मार्केट है, पर उसके बाद भी अंतर ये है कि हिंदुस्तान का जो पेनिट्रेशन है, वेल्थ पेनिट्रेशन, वो करीबन 7 से 8% ही वेल्थ पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में, टोटल वेल्थ पेनिट्रेशन। जबकि अमेरिका के अंदर 70 से 80% वेल्थ पेनिट्रेशन। तो अगर हम एक आम आदमी की भाषा में समझे, मतलब अगर हम हर एक पूरी वेल्थ को डिवाइड करें, तो मतलब जो हर एक इंसान का जो वेल्थ है उसमें सिर्फ 4 या 5% जो है वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में लगा है हिंदुस्तान में। अगर अमेरिका में ज्वाइन करें 70 से 80%
जो है लोग अपना स्टॉक मार्केट में डालते हैं। मेरे को याद है जब मैं सिराकूज यूनिवर्सिटी में कीनोट एड्रेस दे रहा था, तो वहाँ पे आफ्टर डिनर उन्होंने लंच किया, डिनर ऑर्गेनाइज किया आज से 20 साल पहले जब क्राइसिस हुआ था, IT बबल बस्ट। और उस समय उन्होंने भी, प्रोफेसर ने कहा हम लोग मर गए। क्यों मर गए? अरे हमने सब ड्रिंक करके वाइन पी के कह रहे कि हम तो मर गए। हमने क्या हुआ भाई? कहते हमने सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, 90%, 100% किसी ने, और कहते अब तो हम मर गए, IT बबल बस्ट हो गया, तो सब नीचे डूब गया, क्या करेंगे हम? तो बैठे वहां पे कॉन्फ्रेंस के बाद रात को डिनर के अंदर ये डिस्कशन हो रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट जो एक आम आदमी का है वो बहुत ज्यादा। दूसरी चीज जरूरी है, मेरे को याद है स्वेट बैंक है जो पेंशन फंड फॉर्म है जो स्वीडिश गवर्नमेंट का है, उनके जो अधिकारी थे मुझसे आए कंसल्ट करते थे 2001, 2, 3, 4 के अंदर। और वो जब आए तो मैं भी एक बार गया, उन्होंने बुलाया एड्रेस करने के लिए स्वीडन में। तो उन्होंने मुझे, जो स्टेट बैंक के चीफ थे, उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान इज सेफ, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मेरे को ये आपका जो आंकड़ा है समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं है। पेंशन फंड मतलब एक आम आदमी का जो सेविंग पैसा है वो लगा हुआ, वो बाहर की सरकारों में इन्वेस्ट करे ताकि वहां से इनकम आ सके, बिकॉज वहां की देशों की सरकारों में इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल मिनिमम है, इवन अमेरिका में बहुत कम रेट देते हैं। जी सुनील जी, आप क्या कहेंगे कि भारत सेफ है या भारत आज अनसेफ है? सर इतने लर्नेड पैनलिस्ट हैं, उसमें मैं अभी इतनी व्यूज आ गई है, उसमें क्या बोलूं मैं अभी, बट फिर भी कम शब्दों में आई जस्ट एक्सप्लेन। मार्केट बेसिकली जो है वो ग्रीड एंड फियर फैक्टर्स के ऊपर में चलती है। जैसे ग्रीड है, कोरोना आया, ग्रीड एंड उस टाइम पे फियर था, तो एवरीबडी अपना स्टॉक जो है वो सब बेच बाच के बोले जी अभी पता नहीं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, बोले बेच दीजिए। जब थिंग्स सुधरनी शुरू हो गई तो ग्रीड आना शुरू हो गया, बोले नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल, अभी ये मौका है, अच्छी कंपनीज को पकड़ लो एंड यहाँ से वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। वो वैल्यू जो है वो 3x 5x हो गया एक साल के अंदर में। वो जो ग्रीड था, वो ग्रीड इतना एक्सटेंड हो गया था कि ये लग रहा था कि बस यहाँ से तो अभी और 5 गुना हमको पैसा मिलने वाला है, विदाउट सीइंग द फंडामेंटल्स की आगे कंपनीज के अंदर में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। वो इतना एक्सटेंड पे हो गया था कि बाजार उसको जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे थे उसको ओवरलुक कर रहा था वो। तो कहीं पे भी मीनिंगफुल करेक्शन आ नहीं रहा था। फ्रॉम 13,500 टू 18,500 कहीं पे भी मीनिंगफुल करेक्शन आया नहीं है बाजार के अंदर में। और 18,000 के आसपास में आई नो लॉट ऑफ HNIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि उनको इनडाइजेशन होने शुरू हो गया। बोला फंडामेंटली ठीक है, आज जो भी क्वार्टरली टू क्वार्टर हाफ ईयरली जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज कंपेयर टू द ईयर वाइज क्वार्टर। अगर आप देखेंगे जब अपनी इकोनॉमी बंद थी, जब कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, तो उससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं जी 200% प्रॉफिट जंप है, 100% प्रॉफिट जंप है, टर्नओवर जंप हो रहे हैं। बट वही चीज अगर आप दिसंबर का जी अभी आप जब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो यू विल बी कंपेयरिंग इट विद द इकोनॉमी व्हिच हैड स्टार्टेड मूविंग अप। जो लास्ट दिसंबर के अंदर में जब इकोनॉमी ओपन हो गई थी तो वहां का जो डेटा है उसका कंपैरिजन है, एंड अभी का जो दिसंबर का जो कंपैरिजन आएगा दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट पिक्चर कि व्हाट इज द ग्रोथ एंड क्या परसेंटेज के बेसिस के ऊपर में अपनी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। तो बाजार में जो एक स्टेबिलिटी है दैट विल स्टार्ट कमिंग अप, क्योंकि अभी तक तो ये था कि आपके पास में अंडरलाइनिंग जीरो लेवल्स हैं एंड उससे यू आर टेलिंग कि आप गॉट 10 टाइम्स 20 टाइम्स प्रॉफिट्स। बट अभी दिसंबर से जब आप उसको मैच करना शुरू करेंगे तो यू विल कम टू नो कि विच सेक्टर्स एंड विच कंपनीज आर परफॉर्मिंग। फिर वो पोर्टफोलियो जो है वो रीबैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा। तब तक आई थिंक देयर विल बी लिटिल बिट, ये जो करेक्शन चल रहे हैं ये करेक्शन मीनिंगफुल करेक्शन है, जिसमें अभी नाउ दैट फियर इज देयर कि व्हाट विल हैपन। अभी आज जो बाजार है, आज का ट्रेंड था कि बाजार ग्रीन में ओपन हुआ एंड आफ्टर दी सम डेटा कमिंग की दिल्ली के अंदर में 20 के पेशेंट्स मिले हैं या 22 पेशेंट्स मिले हैं, तो एक थोड़ा सा इंडाइजेशन हो गया। बोला अगर ये कहीं और डेटा पॉजिटिव आ गए तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बाजार बंद है, तो बोले कहीं पे डेटा एस्केलेट हो गए तो मंडे को अगेन विल हैव अ लॉकडाउन या कुछ और रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तो फियर फैक्टर आ गया वहां पे। तो वो फियर के एंटिसिपेशन के ऊपर में वी सॉ सेलिंग प्रेशर। बट अगर ये समझिए 3 दिन में अगर कोई डेटा अगर इतना कोई नेगेटिव नहीं आता है तो देन मंडे अगेन वी विल स्टार्ट सीइंग वैल्यू बाइंग हैपनिंग इन दी सेक्टर जिसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। सो इट इज मोर ऑफ ग्रीड एंड फियर एंड वी आर प्रेजेंटली इनटू अ फियर फैक्टर फॉर द नेक्स्ट 3 days। If there is no meaningful any data coming out which will impact the market,
तो पॉजिटिवली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से एक कंसोलिडेशन का फेज बनेगा एंड वहां से देन वी शुड बी एबल टू सी एन अप ट्रेंड वेयर वी कैन सी अगेन 1000-1500 पॉइंट्स का रैली। लेकिन पचीसा जी और संदीप जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि मान भी लीजिए कि ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन का मान लीजिए डर भी है, तो भी तो कुछ सेक्टर में रैली होना चाहिए, आपके फार्मा में होना चाहिए, आपके आईटी में होना चाहिए, बायोटेक में होना चाहिए। तो मार्केट डरे भी तो जो है ना, कहीं एक तरफ मतलब बनवे क्यों मतलब पूरा लुढ़क जाता है, कहीं बाइंग भी तो दिखना चाहिए। देखिए, ये सेक्टर स्पेसिफिक तो होना ही पड़ता है और जनरली कुछ सेक्टर्स चलते हैं, ये बात सही कही आपने। जैसे कि लास्ट टाइम जब हुआ था, और मेरे को आज रुंगटा जी का एक शब्द बहुत अच्छा लगा, वो है नॉइज। इन्होंने ये जो वर्ड का जो चॉइस ऑफ वर्ड वो बहुत मजेदार था, क्योंकि नॉइज इन द इकोनॉमी, नॉइज इन द सोसाइटी, नॉइज इन द मीडिया एंड नॉइज इन द मार्केट्स ऑल्सो। बिना बात की नॉइज से हमें दूर रहना चाहिए मार्केट्स में, और सेक्टर स्पेसिफिक चलेगा ही मार्केट। पिछली बार फार्मा, एफएमसीजी, आईटी एंड एग्री, अगर आपको याद हो एग्री का जीडीपी का डेटा जबरदस्त आया था पिछली बार, और अब भी आगे आने वाले सालों में जीडीपी में एग्री का रोल बढ़ते जाएगा और जो प्रोपोर्शन हो बढ़ते जाएगा, क्योंकि अब सरकार को समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग और एग्री को हमने संभाल लिया तो हमारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी सर्विस सेटअप तो है ही है पूरे वर्ल्ड का। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को बढ़िया करना, तो इसके ऊपर आगे से आगे पॉलिसीज आती रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर समय आपको सेक्टर्स मिलेंगे, हर समय आपको कंपनीज मिलेगी, इट्स जस्ट दैट आपको कोशिश करना। बट एनीवेज, जैसा कि डॉक्टर कॉल ने कहा कि मार्केट्स फ्यूचरिस्टिक एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट कि हम आज की बात करें, हमें तो आगे की बात करनी है। 9 से 12 महीना, 18 महीना, 3 साल, 5 साल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वालिटी के साथ स्टिक कीजिए। अनवांटेड मनी, अनबोरोड मनी, अनलिवरेज्ड पोजीशंस हो, पैसा बनेगा ही बनेगा। और इंडिया में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आई एम वेरी वेरी बुलिश अगेन। सो आप जो कह रहे हैं, आपकी बात को मैं स्वतंत्र जी बिल्कुल मान रहा हूं कि आपने एकदम स्वतंत्र ओपिनियन दिया अपना मार्केट्स के ऊपर, कि मार्केट्स में कुछ ना कुछ तो चलना ही चाहिए। स्वतंत्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर, ओमिक्रॉन आ चुका है भारत में, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ, देखिए स्वतंत्र जी, मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें हो रही हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कि फार्मा बढ़ा है और बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़े हैं और बढ़ेंगे। और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो कॉन्फ्रेंस में जिसका जिक्र कर रहा था, उसके कुछ नतीजे निकले हैं, पोजीशन स्टेटमेंट हमने बनाया है, कुछ डेटा भी निकला है। सबसे इम्पोर्टेंट डेटा तो ये है कि पिछले जो 2 वेव्स हिंदुस्तान में आई, जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए उनकी डेथ ज्यादा हुई, जो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए उनकी डेथ्स कम हुई। उनके घर वाले भी ज्यादा परेशान हुए, कई बैंकरप्ट भी हो गए, कई बर्बाद भी हो गए, क्योंकि फैमिली के कई लोग चले गए एक साथ। तो ये तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज है सर। एक बैड न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। पैराडॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, जो मार्केट मैंने जो सुना है, जो समझा है। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी दवा कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेडिसिन अदर देन वैक्सीन विच इज इफेक्टिव। लेकिन अब तो आ गई है सर, एक दो दवाई मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। कोई दवाई आ गई है। ये जो कॉम्बो एंटीबॉडी की बात हो रही है, ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात है। इसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपया है, और इसमें से आधी डोज लगती है, आधी वेस्ट हो जाती है। तो वो उसका भी एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है हॉस्पिटल या डिस्पेंसर, कि आधे का क्या करूं मैं, एक ही लगाने वाला है। और एक जो लगवाता है वो ये सोचता है कि ये आधी मेरे लगेगी, या तो पूरी लगवा लूं, या घर वाले के लगा दूं, या इसको वेस्ट क्यों हो। वो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब कुछ मैनेज करो इसको। वो भी इफेक्टिव नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। इट इज नॉट इंडिकेटेड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन कंपनियां जो इनको बनाती हैं या मार्केटिंग करती हैं, वो डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को और मरीजों को सबको बुला के समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो वेंटिलेटर पे उस पर भी लगाने में क्या बुराई है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तीसरी बात, मोलपिनावीर की शायद आप बात कर रहे हो, वही नॉइज हो रहा है, हल्ला हो रहा है। ट्रम्प साहब ने एससीक्यू का हल्ला हुआ, बाद में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने घर में जाके जबरदस्ती आइवरमेक्टिन खिलाया कि ये तो मैं खिलाऊंगा ही। आज उसकी खूब खिलाफत हो रही है।
सीडीसी अमेरिका, डॉक्टर धीरज कोल है यहाँ पे, सीडीसी ने एक बहुत बड़ी चीज लिखी है अपनी गाइडलाइंस में, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शुड बैन नॉइज। लोगों ने हल्ला कर करके दवाइयां चला दी, लोगों ने हल्ला कर करके हॉस्पिटलाइज करवा दिया, लोगों ने हल्ला कर करके सीटी स्कैन करवा दिए, लोगों ने हल्ला कर करके एमआरआई करवा दी। कोई भी टेस्ट अदर देन आरटीपीसीआर ना तो डायग्नोस्टिक है, ना बीमारी आगे बढ़ रही है या ठीक हो रही है इसमें कामगार है। लेकिन सारे अस्पतालों में रोज सारे टेस्ट हुए, लोगों को मल्टीपल एंटीबायोटिक्स मिली। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, द एंडिंग स्टेटमेंट दैट वी आर मेकिंग और वी हैव मेड इज लेस इज मोर, लीस्ट इज द मोस्ट इन कोविड। लेस इज मोर, लीस्ट इज द मोस्ट। घर पे बैठिए, आराम करिए, खूब लिक्विड्स लीजिए, उल्टे सोइए। आपको कब जरूरत है हॉस्पिटल जाने की, मेडिकल असिस्टेंस की? जब आपका ऑक्सीजन 92 के नीचे चला जाए। वो कितने लोगों में जाता है? लेस देन 1% ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। और यदि आप अस्पताल जाओगे, कुछ टेस्ट होंगे, कुछ आपकी नई बीमारी मिलेगी, कुछ ड्रग इंड्यूस्ड होगा, कुछ आईसीयू के बेड खाली होंगे वो भरे जाएंगे, कुछ वेंटिलेटर्स खाली होंगे वो लगाए जाएंगे, फिर आगे आगे सबको काम मिलता जाएगा। और डॉक्टर कौल, आप क्या कहेंगे कि कौल क्या अमेरिका में बूस्टर डोज का कैसा रिएक्शन रहा है, कैसी प्रतिक्रिया रही है, और उसके बाद देखिए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? हाँ, देखिए बूस्टर डोज की सिग्निफिकेंस तो है, फाइजर मोडेर्ना सब ने दिखाया था 6 मंथ्स के बाद एंटीबॉडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऑल्दो वी नो बी सेल्स एंटीबॉडीज दोबारा बना सकते हैं जो मेमोरी सेल्स होते हैं, और टी सेल्स एक और डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, वो बहुत जरूरी है। तो बूस्टर तो हम लोगों ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत पुश किया था, अप्रूव हो गया। उसके बाद हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के, लिवर फेलियर के, सिरोसिस, कैंसर, स्टेरॉइड्स के पेशेंट, उनको मिले, लंग डिजीज के। अब सबके लिए अप्रूव्ड है, अराउंड 18 से प्लस अगर आप हैं तो आपको मिलेगा। और वो जो एंटीबॉडी कॉकटेल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं आई वाज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब, क्योंकि मैं इंडिया की मीडिया से 2020 मार्च से जुड़ा हूं। अनफॉर्चुनेटली उसको इंडिया में बहुत रॉन्गली मार्केट किया गया। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली, आईसीयू के अंदर वो दवाई दी गई ऐसे लोगों को विच डोंट नीड इट। लोगों को फाइनेंशियल बहुत बर्डन आया, स्पेसिफिकली मिडिल क्लास, क्योंकि पुअर क्लास कुड नॉट अफोर्ड, रिच क्लास डजंट केयर, मिडिल क्लास गॉट रियली स्क्रूड। सेम थिंग विद द सीटी स्कैन्स। इंडिया के अंदर इतने सीटी स्कैन्स हुए, आपको पता है सीटी स्कैन से रेडिएशन भी मिलता है, ऑल्दो अभी कम है। एक सीटी स्कैन अराउंड 100 एक्सरेज के इक्विवेलेंट रेडिएशन देता है, और 40 एक्सरेज डिपेंडिंग आपका एक सीटी स्कैन 100 एक्सरे, हमारा एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे। ये देखिए, आपका मतलब समझ आ रहा है उनको, रेडिएशन एक्सपोजर, कैंसर, ये से रियल इशू। I am telling this group today, we will see a steep rise in cancer breast after 5 years from now. I totally agree with you. और दूसरा चीज, मैं डॉक्टर साहब with all due respect, I will apologize again not to you, but इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सेक्टर में इतना करप्शन हुआ ड्यूरिंग कोविड, पीपल ट्राई टू मेक मनी लेफ्ट राइट, और उसकी आंसरेबिलिटी किसी ने तय नहीं की। मैंने एबीपी आज तक पे ये बात रेज की, मैंने कहा आई कम फ्रॉम द पैटर्निटी, हमारे बहुत हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स हैं, सबका नाम खराब हो रहा है। ओनर्स ऑफ द हॉस्पिटल्स, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सॉरी, मतलब आप आईबी में आना चाह रहे हैं, आप हेल्थ में पैसा कमाना चाह रहे हैं। देखिए मैं आईबी में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेज फंड्स के साथ। माई सैलरी ऑफ व्हाट आई गेट फॉर अ मंथ, 1 minute 1 second, we pushed for audit. Yes, thank you. We pushed for audit of what happened during COVID. Thank you so much, and don't stop that effort. डॉक्टर कम्युनिटी बहुत विरोध में है इसके, डॉक्टर कम्युनिटी बहुत विरोध में है। यही मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए our point was not even listed. ये देखिए, ये जो डॉक्टर रुंगटा बोल रहे हैं, मैं आपको किसने लिस्ट नहीं, डॉक्टर मिस्टर जैन, मीडिया ने नहीं लिया। एक मिनट मिस्टर जैन, आपको इतना तो बता सकता हूँ, मीडिया ने हमारे मिस्टर जैन, आई विल, मैंने कहा डॉक्टर रुंगटा अलाउ मी वंस, डॉक्टर रुंगटा अलाउ मी वंस, ऊपर एक डिस्कशन कराइए। डॉक्टर रुंगटा, एक मैंने एक राइट अप लिख के भेजा, मैं आपको बताऊं, okay, just from the second wave onwards, I've done more than 100 interviews. I've spoken to major channel editors, and I said, why don't we do a discussion on how much corruption has been done to middle class in the private sector hospital? Guess how many people agreed? 0, not interested at all. So this is a
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सोच के हमारी मेडिकल फर्टर्निटी का सर शर्म से झुक जाता है कि त्रासदी के अंदर भी हम लोग अपॉर्चुनिटी, हमारे कुछ लोग, नॉट एवरीबडी, सम पीपल, ब्लैक शीप्स इन ब्लैक वुल्फ इन शीप्स को ट्राई टू मेक मनी। देखिए, आप इन्वेस्टर्स हैं, आप स्टॉक मैनेजर हैं, आप हेज फंड मैनेजर हैं, आपका काम है पैसा बनाना, लेकिन हेल्थ केयर, रिलीजन और एजुकेशन, these are sacred areas. You cannot have that kind of mindset. Unfortunately, that happened, and I was hoping कि कोविड के दौरान at least people will have some mercy, but I was kind of wrong at a lot of places, but at certain places people went way beyond their capacity to help others. रिक्शे वाले से लेके बड़े डॉक्टर से लेके every single person helped out. That's compassion, empathy जो हमारे फील्ड में। जैन साहब, 1 मिनट दीजिए, ये समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। एम्पैथी और कंपैशन हेल्थ केयर के अंदर अगर डॉक्टर में नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, सॉरी। फाइनेंस में आ जाना चाहिए ऐसे लोगों को, और दे शुड नॉट बी रनिंग द हॉस्पिटल्स। इट्स वेरी सैड। नाउ लास्ट थिंग आई विल ऐड टू द फाइनेंशियल, आई एम सॉरी, आई एम स्विचिंग गेयर्स। देखिए, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कई ऐसे स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीन मेकर्स, जिनकी इस टाइम वर्थ 10x हो चुकी है। इट डजंट होल्ड एनी, इट विल क्रैश, दैट सबसेक्ट विल क्रैश। आप देखिए, एयरलाइंस 9 नवंबर से 30% ड्रॉप पे है, वैक्सीन कंपनीज 40% राइज पे है। वो वैक्सीन कंपनीज पुल बैक पे आएंगी। मार्क माय वर्ड, बाय द एंड ऑफ 2023 यू विल सी अ स्टीप ड्रॉप। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण टारगेट उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। आप लोग भी फिक्स कर रहे हैं क्या? संदीप जी, सुनील जी, कुछ टारगेट फिक्स कर रहे हैं? कहाँ स्विच करना है और कौन से मार्केट कहाँ पहुंच रहा है? मान लीजिए 1 महीने का टारगेट आपको दें तो 1 महीने में मार्केट कहाँ पहुंच रहा है? आप लोग कहाँ क्या देख रहे हैं? संदीप जी, सुनील जी, संक्षेप में जल्दी। देखिए, एज आई सेड, ग्रीड एंड फियर का जो फंडा है वो हिसाब से अगर आप देखेंगे, मेटल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो ऑलरेडी बीटन डाउन, जो पहले एक रैली देखी थी वो बीटन डाउन हो चुके हैं। सो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। सेकेंडली इज ड्यू टू दिस कोविड, जो फार्मास के अंदर में जो एक राइज आई थी, प्रॉफिट बुकिंग देख के कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ से उनको एक ब्रीदिंग स्पेस वापस से मिलेगी। एंड जो यहाँ से अगेन इनकी जो बैलेंस शीट्स हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो गुड क्वालिटी जो कंपनीज हैं, इसमें देयर विल पॉसिबिलिटीज आते हैं कि इसके अंदर में बहुत सारे एक्विजिशंस भी अपने को देखने को मिल सकते हैं कि छोटी कंपनीज हैं, दे विल सेल आउट, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो वो बेच के निकल जाएंगे। थर्ड इज गोइंग टू बी द ट्रैवलिंग इंडस्ट्री। अगर कोविड के अंदर में इफ देयर इज गोइंग टू बी अ राइज एंड अगर सिचुएशन अपने फेवर में नहीं है, देन दी ट्रैवल इंडस्ट्री एंड दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, जो अभी एक कमबैक सिचुएशन पे आई थी, दे विल टेक अ बीटिंग। तो दैट इज अ सेक्टर व्हिच हैज टू बी लुक्ड इनटू डेटा वाइज। अगर वो ये डेटा अगर नेगेटिव आते हैं तो वो सेक्टर के अंदर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी पेंडिंग है, जहां से एटलीस्ट इन नेक्स्ट 1 ईयर्स टाइम अच्छा पैसा बन सकता है उसके अंदर में। संदीप जी, 19,000 या 17,000 या 16.5? देखिए, 16.5 पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मार्केट्स हो या इंसान, जाना तो फाइनली ऊपर ही है, तो मार्केट्स के ऊपर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। 16,500 से 16,000 एक ऐसा एक लेवल है जहां पे बहुत बड़ा पैसा मार्केट्स में आएगा। जो साइडलाइन पे पड़ा है, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, जिनके एक वो लेफ्ट आउट फीलिंग थी, और बाहर का पैसा भी जो अभी निकल रहा है वापस से, वो भी आएगा। सो आई फील कि पहले 16.5 जाए तो कोई बुराई नहीं है। बाकी 17,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। पिछले 5-7 दिन से जिस तरीके से मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, वो यही रीजन है कि मार्केट्स को डायरेक्शन की तलाश है। विक्स भी बढ़ गया है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि 200 डेमा जो है 16,200-300 के लेवल्स पे आता है, और अभी 100 डेमा पे मार्केट्स ने सपोर्ट्स लिए हैं। बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी एक चीज अच्छी लगी कि जो ओमिक्रॉन के लिए, ओमाइक्रॉन और ओमिक्रॉन, ये भी एक प्रोनाउंसिएशन भी एक बहुत बड़ी फाइट हमारे लिए। तो ओमिक्रॉन को लेकर जो एक अननेसेसरली जो ओवर रिएक्शन था, जिसको मैं हमेशा से अभी पिछले 5-7 दिन से जब भी बात कर रहा हूं, तो मैंने यही कहा कि ओवर रिएक्शन है। और आज इस चीज को दोनों डॉक्टर्स ने पूरा इस चीज का पुष्टि किया कि ओवर रिएक्शन है, ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। ये चीज भी पहले जैसे चीजें कंट्रोल में आई है, ये भी आगे आएगी। सो फाइनली आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स। मुझे लगता है कि एनी डाउनसाइड मीनिंगफुल करेक्शन एक आ चुका और नीचे आए तो बिल्कुल आप साइडलाइंस में जो पैसे पड़े हैं उनको डालिए और एग्रेसिवली इन्वेस्टेड रहिए मार्केट्स में। जी, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ओमिक्रॉन कितना ही सातिर हो या कितना ही मजबूत हो,
अपनी संक्रामक में, लेकिन भारत और भारत के जो वैक्सीन हैं, भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, वो उससे भी मजबूत हैं, ये तो साफ है। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए पथकर टीवी। नमस्कार। नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश पाराचल। यूं तो दिल की बात हर किसी से नहीं की जाती और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है।